लालच में गुल्लू ने आम तो छिपाए, पर फिर क्या हुआ? सुनिए गुल्लू की भूल की एक अनोखी दास्तान। ओ गुल्लू भुलक्का गुल्लू, ओ गुल्लू भूल गया गुल्लू। कहाँ किधर गया? ओ गुल्लू भुलक्कर गुल्लू, ओ गुल्लू हो गुल्लू भुलक्कर गुल्लू। सुनो सुनो एक जंगल की कहानी। एक गिलहरी थी बड़ी सयानी, नाम था गुल्लू। फुर्तीला शरीर पर लालच ने कर दी मती उसकी पीर। पेड़ पे लगे थे आम रसीले सुनहरे और पीले, देख के गुल्लू के तो हो गए इरादे ढीले। दोस्त यारी सब ताक पे रख दी उसने यार, लालच का चरा था उस पे भूत सवार। दौड़ दौड़ कर सारे आम आंद में छिपाए, मिट्टी के नीचे दबा के उसने ऊंचे महल बनाए। सोचा अकेले खाऊंगा दावत उड़ाऊंगा, दुनिया को क्या खुद को ही राजा बनाऊंगा। ओ गुल्लू भुलक्कर गुल्लू, ओ गुल्लू भुलक्कर गुल्लू। लालच की गगरी फूटी और किस्मत गई पलट, वो जगह ही भूल गया वो जहाँ दबाए थे झटपट। ओ गुल्लू भुलक्कर गुल्लू। दिन बीते रातें बीती, भूख लगी कड़ाके की। गुल्लू पहुंचा मांद में पर बात हुई धमाके की। कुछ आम तो सड़ गए, स्वाद हुआ बेकार। गुल्लू रोने लगा, बैठ कर रोया सारो जार। आंसू गिरे मिट्टी में, दिल हुआ परेशान। सोचा क्या फायदा हुआ, सब हुआ नुकसान। दोस्त आए पास उसके, बोले क्या है बात। गुल्लू बोला भाइयों काली हो गई मेरी रात। तब याद आया उससे कुछ तो मैंने गाड़े थे, मिट्टी के उस ढेर के नीचे जो सबसे बड़े बड़े थे। अरे यहाँ खोद के देखो, नहीं नहीं यहाँ नहीं, उस पत्थर के पास। अरे नहीं यार, शायद उस झाड़ी के पीछे। अरे गुल्लू भाई कहाँ खो गए? क्या खजाना ढूंढ रहे हो? पूरे जंगल की खुदाई करवाओगे क्या? सॉरी दोस्तों, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उन्हें कहाँ दफन किया था। फिर मौसम बदला, बादल आए काले, बारिश आई झूम के, मिट्टी ने हाथ निकाले। जहाँ जहाँ गुल्लू ने थे बीज दबाए, वहाँ वहाँ से नन्हे पौधे बाहर आए। गुल्लू की उस भूल ने एक जादू कर दिखाया, जहाँ दबे थे आम वहाँ नया बाग लहराया। जो आम वो अकेला खाता वो सर के खत्म हो जाते, पर अब तो सैकड़ों पेड़ थे जो सालों साल फल खिलाते। देखो लालच का अंत कैसा मीठा हुआ, जो छिपाया था डर के वो सबका साझा हुआ। भूल बड़ी थी काम की उसकी, जंगल हुआ निहाल। बांट के खाने में ही देखो होता है कमाल। तो गुल्लू की भूल ने जंगल को आम का बगीचा दे दिया। अब सब दोस्त मिलकर आम खाते हैं, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो बांटता है वही पाता है। ना 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 ओ, ये कहानी है जंगल के उस राजा की जिसे अपनी ताकत पर घमंड था। नाम था उसका शेर खान। लेकिन एक छोटे से खरगोश ने कैसे बदला पूरा खेल, चलो देखते हैं। घने जंगल में एक ही नाम गूंजता था, हर पत्ता हर जानवर बस उसे डरता था। शेर खान की दहाड़ जैसे बिजली कड़कती, उसकी आंखों में देखो बस आग थी धधकती। रोज उसे खाने में एक जानवर चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा चाहे भाइयों या भतीजे। सबने की मीटिंग, सबने जोड़े हाथ, महाराज हम खुद आएंगे तुम्हारे पास। बारी बारी सबका नंबर आने लगा, जंगल कोना 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 खबर आने लगा। लेकिन आज की सुबह कुछ खास होने वाली थी, शेर खान की किस्मत अब पलटने वाली थी। ओ देखो देखो शेर खान की हार हुई, नन्हे खरगोश की जय जयकार हुई। ताकत पे जिसको था गुमान बड़ा, कुएं में देखो वो कैसे जा गिरा। ला 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 ला, दिमाग ने जीती बाजी, ताकत हुई धुआं। ओ ये
आज बारी थी एक नन्हे खरगोश की, बात नहीं थी जोश की, बात थी होश की। जानबूझकर वो रास्ते में रुक गया, शेर खान के गुस्से को और भड़का दिया। सूरज ढला जब वो गुफा पे पहुंचा, शेर खान ने गुस्से में अपना पंजा पटका। ए छोटे, तू इतनी देर से क्यों आया? क्या तुझे अपनी जान का डर नहीं सताया? खरगोश बोला, मालिक मेरी खता नहीं, रास्ते में क्या हुआ आपको पता नहीं। एक दूसरा शेर मुझे रास्ते में मिला, कहता मैं हूँ राजा और मुझसे वो भिड़ा। शेर खान बोला, मेरे सिवा कौन? खरगोश ने तोड़ा अपना मान, बोला चलो दिखाऊं वो कहाँ है छिपा। कुएं की मुंडेर पे दोनों जा खड़े हुए, शेर खान के तेवर और भी बड़े हुए। बोला खरगोश, महाराज जरा झांको, उस चोर को उस दुश्मन को जरा आंखो। शेर खान ने पानी में चेहरा जो देखा, अपनी ही परछाई को दुश्मन समझ बैठा। गूंजी दहाड़ उसने मारी छलांग, पानी में गिरते ही बजा उसका बैंड। छपाक ना कल लगाई ना कुछ भी सोचा, घमंड ने शेर खान को अंदर दबोचा। ओ देखो देखो शेर खान की हार हुई, नन्हे खरगोश की जय जयकार हुई। ताकत पे जिसको था गुमान बड़ा, कुएं में देखो वो कैसे जा गिरा। बुद्धि बड़ी अबल, बुद्धि बड़ी है यार। तो बच्चों, शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जिसके पास दिमाग है असली राजा वही है। वीडियो मिक्स ना हो इसलिए चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में अपनी पसंद चुनें, भजन, लोरी या बच्चों की कहानियाँ। एक खामा गीता फूलों से भरा, भरी भरी घास, मौसम था खराब, बच्चे खेलते चिड़िया गाती, पर मालिक था उसका एक दानव बड़ा। 7 साल बाद जब वो लौटा घर, देखा बच्चों को चढ़ गया उसका पारा। दर जब वो जोर से, ये मेरा है चमन, भाग जाओ यहाँ से। ओ नन्हे गगन की बार खड़ी की, ऊंची और सख्त बोल लगाया, आना है या बस सख्त। बसंत जब त्योहार, फूल खिले और महका संसार, पर दानव के घर में अब भी थी सर्दी। बर्फ और तोहरे की थी वहाँ वर्दी, ना चिड़िया गाती ना फूल खिलते, से सुठंडी हवा के झोंके दे मिलते। दानवों ने सोचा, यूं भी बहार क्यों नहीं आया वसंत? फिर सुबह सुना उसने मीठा संगीत, खिड़की से देखा हुआ वो चकित। दीवार के छेद से बच्चे थे आए, केड़ों पिंजर से फूल मुस्काए। पर एक कोने में थी अब भी सर्दी, नन्हा बच्चा रो रहा था वहाँ। पेड़ था ऊंचा, हाथ न पहुंचा, दानव का पत्थर दिल मोम सा पिघला। को उठाया, प्यार से उसको टहनी पे बिठाया। हिल गया पेड़, बच्चे ने चूमा, दानव खुशी से झूम के घूमा। तोड़ दी दीवार, मिटा दिया खेत, बगीचा तुम्हारा, ना रहा कोई खेत। बच्चों, सालों बाद वो नन्हा फिर आया, दानव तो अपने साथ ले गया। स्वर्ग की बगिया में अब वो है खेलता, प्यार के फूलों में वो है महकता। सीख लो तुम भी, ज्ञान मार्ग में से ही मिलती बहार। जीना बनो, प्यार बांटो यार।
ये कहानी है एक किसान की, नाम था मुरारी। अमीर था, बड़ी हवेली थी और थी बड़ी बड़ी मूंछें, पर एक चीज की कमी थी, संतोष। जमीन की भूख ने उसे कहां पहुंचाया, चलो सुनते हैं। गांव में रोब था मुरारी उसका नाम, हवेली थी बड़ी और मूंछे थी शान। खेतों को देख वो फुला न समाता, गरीबों की जमीनें वो ब्याज में हथियां था। ये खेत भी मेरा, वो कोना भी मेरा, लालच ने डाला था आंखों पे डेरा। तभी एक खबर आई पड़ोसी राज्य से, किस्मत पलटने वाली थी एक आवाज से। राजा ने कहा सुनो ध्यान से बात, लाओ 1 लाख सोने के सिक्के मेरे साथ। सूरज उगने से सूरज ढलने तक जितना तुम दौड़ोगे जमीन तुम्हारी होगी तब। दौड़ मुरारी दौड़, जमीन तुझे पानी है। लालच की ये कैसी पागल कहानी है। भागता रहा वो, सांसें भी फूल गई। जिंदगी की कीमत मिट्टी में मिल गई। अरे कितना चाहिए, कितना तू लेगा, अंत में तो बस राख बन के उड़ेगा। सिक्के दिए जमा, मुरारी हुआ तैयार। सपनों में देखा उसने जमीन का अंबार। सुबह 5 बजे सूरज जब जागा, मुरारी भी चीते की रफ्तार से भागा। 10 बजे तक उसने 20 किलोमीटर नापा। मन में था लालच, शरीर नहीं कांपा। बहुत बढ़िया वो खुद से ही बोला, खाना खाया थोड़ा फिर बाएं को डोला। दोपहर के 3 बजे 10 और जोड़ दिए, लालच ने अक्ल के पन्ने ही मोड़ दिए। हिसाब लगाया, अरे 30 तो हो गए, पर वापस जाने के रास्ते अब खो गए। 3 बज चुके थे, घर था बहुत दूर। मुरारी था अब अपनी गलती पे मजबूर। शुरुआती पॉइंट था 10 किलोमीटर पास, अब टूटने लगी थी मुरारी की आस। शाम के 6 बजे वो 8 किलोमीटर दूर था। सूरज डूबने को था, वो पसीने में चूर था। पैर लड़खड़ाए पर वो रुका नहीं, मौत सामने थी पर वो झुका नहीं। 6 हुए, रह गए थे 5, शरीर जल रहा था जैसे आग की हो आंच। आंखें की बंद लगाई अंतिम दौड़ पर, तकदीर ने तोड़ दिया उसका ये जोड़। शाम के 7 बजे सूरज डूब गया, 5 किलोमीटर पहले मुरारी टूट गया। मुंह से निकला खून, सांसें हो गई बंद। हार गया, शर्त पड़ गया वो मंद। सिपाही आए, पानी डाला पर वो ना उठा। जमीन का सपना उसके साथ ही लुटा। अगले दिन खेत में चिता एक जली, लालच की आग में जिंदगी थी छली। अस्थियों को कलश में खेत में गाड़ दिया, कुदरत ने इंसान को सच बता दिया। उसने मांगे थे मीलों के खेत, पर उसे मिली क्या, सिर्फ एक कलश रखने भर की जगह। दोस्तों, लालच बुरी बला है, सुकून से जियो, प्यार से रहो, अनंत बचपन। पीस। वीडियो मिक्स ना हो इसलिए चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में अपनी पसंद चुनें। भजन, लोरी या बच्चों की कहानियाँ। नदी किनारे बैठे थे दोनों यार, ऊंट था सीधा चालाक था सियार। ऊंट भाई सुन मेरी बात, नदी के पार है मजेदार सौगात। वहाँ है तरबूज लाल और मीठे, सोच के ही देखो मेरे होठ है सीले। पर एक मुसीबत है, मेरी टांगे छोटी, तैरना ना आता मेरी किस्मत खोटी। ऊंट ने सोचा दोस्त की मदद करूं, भूखा है बेचारा इसका पेट मैं भरूं। तू बैठ जा मेरी पीठ के ऊपर, सैर कर रहा हूँ तुझे जैसे हो स्कूटर। जैसे को तैसा भाई, जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। सियार ने गाना गाया तो ऊंट ने गोता लगाया। दोस्ती में धोखा पड़ेगा भारी, याद रखेगी दुनिया ये होशियारी। छप 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 पानी में चले, नदी पार करके वो खेत में मिले। वाह क्या नजारा था, तरबूज का ढेर। सियार ने खाया न लगाई कोई देर। सियार का पेट था छोटा सा मटका, भर गया जल्दी लगा उसको झटका। ऊंट बेचारा अभी खा ही रहा था, अपना पेट बढ़ा ही रहा था। तभी सियार में जागी शैतानी, भूल गया दोस्ती भूल गया यारी। सियार बोला भाई मजा आ गया, खाना खाया तो सुर भी छा गया। मेरी एक आदत है खानदानी, खाना खा के गाता हूँ मैं हूँ तूफानी। घबराया बोला पागल है क्या, चुप कर जा वरना होगा लफड़ा नया। खेत का मालिक
अगर जग जाएगा डंडा लेकर हम दोनों को सू जाएगा। सीआर हंसा है मुझे क्या पड़ी, मैं तो गाऊंगा चाहे आए घड़ी। और सीआर ने लगा दी ऊंची तान, हुआ हुआ हुआ। आवाज सुन के किसान दौड़ा आया, हाथ में मोटा सा डंडा वो लाया। सीआर तो छोटा था झाड़ी में छुप गया, पर लंबा ऊंट बेचारा वही रुक गया। पड़ गए डंडे ऊंट की पीठ पर, दर्द हुआ उसको आया वो ढीठ पर। सीआर दूर से देख के मुस्काया, सोचा बच गया मैं ऊंट को फंसाया। ऊंट ने मन में खाई कसम, तुझे सिखाऊंगा मैं दोस्ती का धर्म। जैसे को तैसा भाई, जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सीआर ने गाना गाया तो ऊंट ने गोता लगाया। दोस्ती में धोखा पड़ेगा भारी, नाता दे दूंगा ये होशियारी। लार लार हर लंगड़ाता ऊंट आया नदी के पास, चलो चले बुझ गई प्यास। फिर से चल रहा वो ऊंट की पीठ पे, सोचा मैं राजा ये मेरे नीचे। नदी के बीच जब पानी गहरा आया, ऊंट ने अपना प्लान बनाया। सीआर भाई एक बात कहूँ, मेरी भी एक आदत, चुप कैसे रहूं? क्या? सीआर ने डर के पूछा। ऊंट बोला भाई बात है इतनी सी, मार खा के मुझे आती है मस्ती सी। खाना खा के तुझे गाना आता है, तो मार खा के मुझे नाना आता है। ना ना भाई ऐसा मत करना, मैं डूब जाऊंगा मुझे है डरना। पर ऊंट ने मारी डुबकी जोर से, सीआर गिरा चिल्लाया शोर से। बह गया सीआर पी गया पानी, याद आ गई उसको अपनी नानी। ऊंट ने मुड़ के इतना कहा, दोस्त वही जो दुख में साथ दे। गद्दारी करे तो पानी में मार दे। तो बच्चों क्या सीखा हमने, कभी किसी को धोखा मत देना। चुनमुन मुर्गी का एक बहुत ही प्यारा और थोड़ा शरारती छोटा सा बच्चा था। वह अपनी माँ के साथ एक सुंदर छोटे घर में रहता था। एक सुबह चुनमुन की माँ उसके लिए बाजार से हरे भरे मुलायम मटर के कुछ दाने लेकर आई। ये दाने बहुत ताजे थे और चुनमुन को देखकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। माँ मुर्गी ने मटर का एक छोटा सा टुकड़ा किया और प्याज से चुनमुन को खिलाया। फिर उसने बाकी दानों को एक सुरक्षित जगह पर रखा और चुनमुन से कहा, देखो चुनमुन, ये बाकी दाने थोड़े बड़े हैं, मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम इन्हें छूना मत और नहीं खाने की कोशिश करना, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चुनमुन ने अपनी माँ की बात सुनी और कहा, ठीक है मम्मा, मैं नहीं छूंगा। थोड़ी देर बाद माँ मुर्गी कुछ काम से बाहर चली गई। चुनमुन अकेला था। उसकी आंखें बार बार हरे मटर के दानों की तरफ जा रही थी। अरे, एक दाना खाने से क्या होगा, चुनमुन ने सोचा। मम्मा ने कहा था कि ये बड़े हैं, पर ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। चुनमुन ने जल्दी से एक बड़ा सा मटर का दाना उठाया और उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उससे मटर का दाना निगला, वह दाना चुनमुन के छोटे से गले में जाकर अटक गया। चुनमुन घबरा गया, उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी और वह जोर जोर से ची ची करने लगा, पर आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। उसे तुरंत अपनी माँ की चेतावनी याद आई, बिना पूछे किसी चीज को छूना मत। चुनमुन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत डर गया। तभी माँ मुर्गी वापस आई और उन्होंने चुनमुन की हालत देखी। वह तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। वह घबराई नहीं और प्यार से बोली, डोंट वरी मेरे बच्चे, मम्मा है ना, बस थोड़ा इंतजार करो। माँ मुर्गी तुरंत भागकर पास के तालाब से हंस मामा को बुला लाई। हंस मामा की चोंच बहुत लंबी और पतली थी। हंस मामा ने चुनमुन की परेशानी देखी और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल किया और बड़ी सावधानी से मटर के दाने को चुनमुन के गले से बाहर निकाल दिया। मटर का दाना बाहर निकलते ही चुनमुन में गहरी सांस ली और राहत महसूस की। चुनमुन ने तुरंत हंस मामा और अपनी प्यारी माँ मुर्गी को सॉरी बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वादा किया, माँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, बिना आपकी परमिशन के नहीं लूंगा। माँ मुर्गी ने चुनमुन को गले लगा लिया और सब हंसने लगे। चुनमुन ने उस दिन सीखा कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और बिना पूछे किसी भी चीज को छूना या लेना खतरनाक हो सकता है। सीख, मॉरल, हमें बड़ों की परमिशन के बिना किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए।
हमारा नन्हा चुनमुन अब थोड़ा और बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी शरारतें और शैतानियां रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। वह अब भी उतना ही चंचल और नटखट था। एक दिन की बात है, मुर्गी माँ चुनमुन को लेकर मक्के के एक बड़े खेत में पहुंची। खेत में पहुंचकर माँ ने चुनमुन को प्यार से समझाया, देखो मेरे लाल, यहाँ जो मक्के के दाने नीचे गिरे हुए हैं, तुम्हें सिर्फ वही उठाना है, और हाँ, उतने ही दाने लेना जितना तुम्हें अभी नाश्ते के लिए चाहिए। जरूरत से ज्यादा लालच मत करना। चुनमुन ने भी बड़े भोलेपन से हाँ में सिर हिला दिया। खेत में चारों तरफ सुनहरे चमकीले मक्के के दानों को देखकर नन्ही चुनमुन के मुंह में तो पानी आ गया। उसने तुरंत अपना छोटा सा थैला निकाला और उत्साह से खेत के अंदर घुस गया। उसने देखा कि माँ तो जमीन पर बहुत धीरे धीरे गिरे भिरे हुए दाने ढूंढ रही थी, जबकि ऊपर भुट्टों पर कितने अच्छे और सुंदर दाने लगे हुए थे। बस चुनमुन के मन में लालच आ गया। उसने माँ की सीख को भुलाकर ऊपर से ताजे और मीठे दाने तोड़ना शुरू कर दिया। चुनमुन को तो जैसे आज ही सारे मक्के खा जाने की धुन सवार थी। उसने सफेद, मुलायम और मीठे स्वीट कॉर्न के दाने तेजी से खाने शुरू कर दिए। वह खाने में इतना मग्न हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे पेट पूरा भर गया। पर उसका लालची मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। शाम होते ही मुर्गी माँ चुनमुन को लेकर घर आ गई। यहाँ आकर भी चुनमुन से रुका नहीं गया और उसने बचे हुए मक्के के दाने फिर से खाने शुरू कर दिए। और फिर जो हुआ वह बहुत बुरा था। अचानक उसके पेट में जोरदार दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना भयानक था कि चुनमुन जमीन पर लोटने लगा और चीखने लगा। मुर्गी माँ जो रसोई में खाना बना रही थी, उन्होंने चुनमुन को देखा और थोड़ी नाराजगी पर ढेर सारे प्यार से बोली, मैंने मना किया था ना बेटा, जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। माँ ने तुरंत दौड़कर थोड़ी सी हींग और गुड़ को पानी में मिलाकर चुनमुन को दिया। दर्द से कराहते चुनमुन में रोते हुए वह हींग और गुड़ खाया और पानी पिया। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। अब वह रोते रोते अपनी माँ के पास ही सो गया, क्योंकि उसकी प्यारी माँ ममता से भरी आंखों से उसके पास बैठी हुई थी। उसने सुकून महसूस किया और माँ ने उसे समझाते हुए वादा लिया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान ही करती है। मुर्गी माँ रोज उसे पास की बड़ी नदी के बारे में बताती थी। वह नदी दूर से तो शांत दिखती थी, पर माँ हमेशा कहती थी, चुनमुन, उस नदी का पानी गहरा है और उसका बहाव बहुत तेज। वह जगह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम्हें कभी भी उसके पास अकेले नहीं जाना है। लेकिन चुनमुन के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, अगर वह खतरनाक है तो माँ उसे इतना सुंदर क्यों बताती है। बस एक चमकीली सुबह जब माँ अपने दोस्त कबूतरी चाची से मिलने गई थी, तो चुनमुन ने मौका देखा और फैसला कर लिया, आज मैं उस खतरे को पास से देखूंगा। वह चुपके से घर से निकला और जंगल के छोटे छोटे पौधों के बीच से भागते हुए उस दिशा में बढ़ने लगा जहां उसे पानी के बहने की हल्की सी आवाज आ रही थी। चलते चलते चुनमुन नदी के किनारे पहुंच गया। माँ ने जो चेतावनी दी थी वह बिल्कुल सही थी। पानी गहरा और भूरे रंग का था और उसकी सतह तेजी से भाग रही थी। चुनमुन ने देखा कि किनारे पर बहुत सारे सुंदर चिकने पत्थर पड़े हैं, जो पानी से धोए जाने के कारण धूप में चमक रहे थे। चुनमुन को लगा कि वह एक पत्थर उठाकर माँ को दिखाएगा। उसने धीरे धीरे गीली मिट्टी पर कदम रखा जो बर्फ की तरह ठंडी थी। वह आगे बढ़ा और आगे, और तभी नदी की सतह से एक छोटी सी लहर उछली और चुनमुन के पैर के नीचे की मिट्टी घुल गई। धड़ाम, चुनमुन का पैर फिसला और वह तेज बहाव वाले किनारे पर जा गिरा। उसका छोटा सा शरीर तुरंत पानी में डूबने और बहने लगा। पानी इतना ठंडा था कि चुनमुन डर के मारे चिल्ला भी नहीं पाया। वह अपने छोटे छोटे पंखों को तेजी से चलाने लगा, पर पानी का बहाव उसे लगातार खींचता जा रहा था। उसे लगा जैसे यह उसकी आखिरी शैतानी है। उसे माँ की चेतावनी याद आई और पहली बार उसने महसूस किया कि खतरा किसे कहते हैं। माँ बचाओ, उसकी कमजोर आवाज हवा में खो गई। तभी पास के एक ऊंचे पेड़ पर बैठी कबूतरी चाची ने चुनमुन की संघर्ष करती हुई छोटी सी छवि देखी। उन्होंने तुरंत जोर से मुर्गी माँ को आवाज लगाई और तेजी से चुनमुन के पास उड़ान भरी। कबूतरी चाची ने एक सूखी लकड़ी को चुनमुन की ओर बढ़ाया। अपनी पूरी जान लगाकर चुनमुन ने उस लकड़ी को पकड़ा। बाहर आ, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह बहुत डर गया था। माँ ने उसे अपने पंखों के नीचे लपेटा। चुनमुन को महसूस हुआ कि खतरा मोड़ लेना रोमांच नहीं बल्कि नासमझी है
और माँ की चेतावनी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उस दिन के बाद चुन्मो ने खतरे वाली जगह पास कभी अकेले न जाने का वादा किया। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बड़ों की बात माने, सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करें। हाय दोस्तों, चुनमुन को तो आप लोग जानते ही हैं। 3 एपिसोड जो अब तक आ चुके हैं। हर बार चुनमुन किसी न किसी मुसीबत को बुला ही लेता है और हर कहानी हमें एक सबक देती है। तो आज की कहानी है एक सबक के साथ, तो शुरू करते हैं। चुनमुन की माँ बिग फैट हेन का ट्रांसफर कुफरी में हो गया था और चुनमुन की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। रात भर उसकी आंखों में कुफरी के सपने तैरते रहे। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, बर्फ के गोलों से खेलना, आइस स्केटिंग करना, नए नए दोस्त बनाना और हर कोने में छिपे एडवेंचर को ढूंढना। बस इसी एक्साइटमेंट में पूरी रात बीत गई। फाइनली सफ़र का मजा लेते हुए वे दोनों कुफरी पहुंचे। कुफरी पहुंचते ही चुनमुन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा। उनका नया घर किसी परी कथा के कॉटेज जैसा था, जिसके बगल में ही एक और छोटा सा घर था। माँ ने प्यार से बताया, बगल वाली हमारी पड़ोसी हैं, कुसुम आंटी, जो बहुत सारे प्यारे प्यारे कबूतरों की देखभाल करती हैं। अगला दिन और भी खास था, वह चुनमुन का जन्मदिन था। नई यूनिफॉर्म पहनकर चुनमुन खुशी खुशी अपने नए स्कूल पहुंचा। क्लासरूम में सब बच्चों ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। सभी ने मिलकर उसका जन्मदिन मनाया, केक काटा और जन्मदिन की मुबारकबाद दी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे चुनमुन। तभी चुनमुन की नज़र कोने में बैठी 2 शरारती बच्चों पर पड़ी। एक था गोलमटोल कालू और दूसरी थी उसकी सहेली पिंकी। वे दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे। चुनमुन, जो खुद को महान जेम्स बॉन्ड 007 से कम नहीं समझता था, उसने अपनी जासूसी वाली कान लगाई और कालू की सारी बातें सुन लीं। कालू कह रहा था कि शहर के सबसे मशहूर जगह हॉटशॉट कैफे में जन्मदिन वाले लड़कों को मुफ्त में पिज्जा मिलता है और बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चुनमुन ने तुरंत दोनों को टोका, मुझे सब पता चल गया है। कालू और पिंकी हड़बड़ा गए। कालू का गोल चेहरा और गोल हो गया। अरे तुम कौन? तुमने हमारी सीक्रेट बात क्यों सुनी? मैं तुम्हारा सीक्रेट मिशन जानता हूँ, चुनमुन ने छाती फुलाकर कहा, और आज मेरा जन्मदिन है। मुझे भी उस फ्री पिज्ज़ा में हिस्सा चाहिए। कालू और पिंकी ने एक दूसरे को देखा। कालू मुस्कुराया। उसे लगा कि चुनमुन को आसानी से फंसाया जा सकता है। ठीक है, कालू फुसफुसाया, यह हमारा गुप्त प्लान है। आज स्कूल के बाद तुम सीधे हॉटशॉट कैफे चलोगे। याद रखना, पिज्ज़ा तुम्हें ही ऑर्डर करना है, क्योंकि तुम बर्थडे बॉय हो और यह सारा पिज्ज़ा फ्री होगा। चुनमुन, जिसे मुफ्त की चीज़ें और एडवेंचर दोनों ही बहुत पसंद थे, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी माँ की पिछली चेतावनी कि वह किसी की भी बात पर आसानी से विश्वास न करे, को पूरी तरह भुला दिया। स्कूल की छुट्टी होते ही तीनों बच्चे दबे पाव शहर के बीचों बीच स्थित जगमगाते हॉटशॉट कैफे की ओर भागे। कैफे बहुत शानदार था। वहां की खुशबू से चुनमुन और भी एक्साइटेड हो गया। तीनों ने एक कोने वाली टेबल पकड़ी। ऑर्डर करो बर्थडे बॉय, कालू ने चुनमुन को धकेला। चुनमुन ने मेनू उठाकर सबसे बड़ा, सबसे महंगा चीज़ी ब्लास्ट पिज्ज़ा और 3 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए। पिज्ज़ा इतना स्वादिष्ट था कि तीनों बच्चों ने आंखें बंद करके उसे चट कर दिया। वाह, क्या मज़ा आ गया, पिंकी ने मुंह पोंछते हुए कहा। जब वे उठने ही वाले थे, तभी वेटर मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और टेबल पर एक छोटा कागज रखा। वह था बिल। बिल की रकम बहुत बड़ी थी। चुनमुन ने तुरंत उस कागज को वेटर के सामने कर दिया। अरे, यह क्या? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए यह फ्री है, कालू ने बताया। वेटर जोर से हंसा। माफ करना बेटा, हमारा कैफे बर्थडे बॉय को सिर्फ एक छोटा सा कपकेक मुफ्त देता है, न कि इतना महंगा पिज्ज़ा। और फ्री पिज्ज़ा का ऑफर पिछले साल किसी और कैफे में चलता था, जिसके बारे में शहर में कुछ शरारती बच्चे अफवाह फैलाते रहते हैं। चुनमुन का चेहरा उतर गया। कालू और पिंकी एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मजाक में चुनमुन को फंसा दिया था। मैनेजर ने कड़क आवाज में पूछा, यह किसने कहा? बेटा,
इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अब या तो बिल भरो या मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम्हें जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। चुनमुन डर के मारे थरथर कांपने लगा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह बहुत दुखी था, उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोते हुए चुनमुन को लेकर मैनेजर अंकल उसके घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर मैनेजर अंकल ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने प्यार से मैनेजर अंकल का स्वागत किया। तभी माँ मुस्कुराई और बोली, मैनेजर अंकल, आपको कष्ट देने के लिए माफ़ करना। असल में पड़ोस की कुसुम आंटी की छोटी बेटी ने मुझे फ़ोन करके पहले ही सब कुछ बता दिया था। मैंने तो बिल का ऑनलाइन पेमेंट पहले ही कर दिया था। माँ ने चुनमुन को गले लगाते हुए कहा, मैनेजर अंकल तो बस तुम्हें घर छोड़ने आए थे। बेटा, माँ ने आंखों में देखते हुए समझाया, तुम्हारे लिए यह सबक बहुत ज़रूरी था। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, किसी की भी कही सुनी बातों पर न तो आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए और न ही उन्हें मानना चाहिए। हमेशा पहले सच्चाई जाननी चाहिए। चुनमुन की आंखें अब खुशी से भर आईं। उसका जन्मदिन सबक के साथ पूरा हुआ। उसने उस दिन के बाद हर बात को पहले परखना सीखा और इस तरह चुनमुन ने सबक के साथ अपना जन्मदिन बहुत एंजॉय किया। सबक, बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। Guys, thanks for watching अनंत बचपन. Like, share and subscribe channel. अनंत बचपन की कहानी और कविता की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पेश कर रहे हैं एनी बी, एक सुपर बॉय ट्रेलर। Welcome to the Anant Mudra family. गुड मॉर्निंग, मैं सेफ निशा। अनंत बचपन में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2, द लास्ट विश। तो शुरू करते हैं। सुबह का सुहाना समय था। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ शहर ने अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर दी थी। हमारा हीरो एनी भी अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। वह उठा, ब्रश किया, फ्रेश हुआ और स्कूल के लिए तैयार हुआ। अपने माता पिता राम और सिया के साथ नाश्ता करने के बाद वह स्कूल पहुंच गया। वहां उसके सभी दोस्त, खासकर उसकी दोस्त रिया, एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। क्लास खत्म हुई और दोपहर के भोजन का समय हुआ। तभी एनी को घर से एक जरूरी फोन आया। खबर की कि उसकी दोस्त मोंटू की दादी का निधन हो गया है। दुख की खबर सुनते ही एनी तुरंत घर की ओर घर पहुंचकर वह सीधा शोक सभा में मोंटू के घर गया। हर तरफ धम का माहौल था। मोंटू के माता पिता आपस में दबी आवाज में बात कर रहे थे। पिता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, माताजी ने तो मोंटू को घर ट्रांसफर करने की बात कही थी। अब पता नहीं क्या होगा, कहीं भाई अपना हिस्सा न मांगने लगे। उधर एनी जब अपने घर वापस आया तो उसकी नजर अपने खास गैजेट हेक्साबॉट पर पड़ी। हेक्साबॉट की खासियत यह थी कि यह न सिर्फ इंसानी भावनाओं को समझता था, बल्कि सपनों को भी पकड़ सकता था। एनी अभी अभी श्मशान से लौटा था
और अचानक उसके हेक्साबॉट में कंपन शुरू हो गया। जब एनी ने अपने हेक्साबॉट पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे कुछ दृश्य दिखाई दिए। ये दृश्य मोटू की दादी के थे। हेक्साबॉट के माध्यम से दादी की आवाज और उनकी अधूरी इच्छा एनी तक पहुंची। मोटू के लिए जन्मदिन का उपहार मंदिर की दराज में रखा है। ताश, घर के जरूरी कागज मैं उसे सौंप पाती। एनी यह देखकर दंग रह गया। जब उन्होंने मोटू के घर के मंदिर की दराज खोली तो वहां वाकई घर के कागज और मोटू के लिए एक छोटा सा उपहार रखा मिला। इस तरह एनी ने हेक्साबॉट की मदद से मोटू की दादी की द लास्ट विश, आखिरी इच्छा पूरी की और मोटू के परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस घटना ने एनी के जीवन को एक नया मकसद दे दिया। कॉलेज से लौटने के बाद भी एनी का ध्यान हमेशा उसके नए प्रोजेक्ट हेक्साबॉट्स पर ही रहता था। दिन रात वह अपनी अत्याधुनिक लैब में उन छोटे चमकते हुए रोबोट्स पर काम करता रहता। एक दिन उसने अपनी माँ सिया को अपने नवीनतम प्रयोग के बारे में बताया और दिखाया कि कैसे हेक्साबॉट्स एक डिजिटल कवच बनकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। यही उसका कवच अस्त्र था। यही उसका कवच। यह देखकर सिया को उस पर बहुत गर्व हुआ। हेक्साबॉट्स ने सिर्फ कवच ही नहीं बनाया बल्कि एनी को उसका पूरा सूट बनाने में भी मदद की। उसने एक ऐसा हेलमेट विकसित किया जिसमें सिग्नल, वाईफाई और कंट्रोल जैसे सभी आधुनिक फीचर्स थे। इस बीच एनी के पिता राम ने उसके सूट में डिजिटल पंख, विंग्स जोड़ दिए, जिससे अब वह सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ऊंचे आकाश में भी हेक्साबॉट्स के साथ उड़ सकता था। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए एनी अब पूरी तरह तैयार था। उधर स्कूल में भी उनके प्रोजेक्ट को लेकर सब बहुत उत्साहित थे। अब समय आ गया था माया मैंशन के रहस्य को सुलझाने और एनी के नए उड़ान भरने वाले हेक्साबॉट सूट के साथ उसके रोमांचक एडवेंचर की शुरुआत का। अब एनी के इस नए एडवेंचर में क्या होगा? क्या वह तुरंत माया मैंशन जाएगा या पहले अपने सूट की शक्ति का परीक्षण करेगा? हाय, अब तक हम जान चुके हैं कि एनी के पास हेक्साबॉट नाम का एक शानदार कंप्यूटर रोबोट है जो कभी भी कवच अस्त्र के रूप में एनी की सुरक्षा ढाल बन जाता है। वह लोगों की वाइब्स हवा में पढ़ लेता है, आत्माओं से बात कर लेता है और एनी के सूट को ऑटो रिचार्ज मोड में असीमित शक्ति देता है। मोटू की दादी का केस सुलझाने के बाद स्कूल प्रोजेक्ट और गर्मियों की छुट्टियों के लिए एनी अपनी टीम के साथ कुफरी पहुंचता है। एनी और उसके दोस्त आखिरकार कुफरी पहुंच गए, होटल हॉटशॉट। अपने अपने कमरों में सामान रखने के बाद सब रात 10 बजे डिनर पर मिलते हैं। मोटू ने अपनी खिड़की से देखा तो दूर पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा था जिसके खत्म होते ही जंगल शुरू हो जाता था। लेकिन दोनों के ठीक बीच में एक पुराना खंडहर सा इमारत नजर आ रही थी जिस पर एक हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मोटू को कुछ समझ नहीं आया और उसने खिड़की बंद कर दी, फिर नीचे आ गया। नीचे आकर उसने यह बात सबको बताई तो रिया ने समझाया, वो माया मैंशन था, पागल। कोई दिखी तो नहीं वहाँ, और सब जोर जोर से हंस पड़े। मोटू की तो हवा टाइट हो गई, उसने वहाँ एक चलती फिरती रोशनी देखी थी। मोटू बोला, किसी से पता करो क्या यहाँ कोई गाइड मिलेगा माया फॉरेस्ट के लिए। वहाँ के मैनेजर ने उनसे कहा, सुबह 8 बजे बस आती है, वह आपको माया फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर छोड़ देगी, लेकिन याद रखिएगा 4 बजे तक वापस आ जाइएगा, शाम को वहाँ रुकना ठीक नहीं। रात को सब अपने अपने कमरों में सो गए। मोटू को नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार खिड़की से उस इमारत को देख रहा था। कोहरे की वजह से साफ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन रोशनी पूरी रात बिल्डिंग में घूमती रही और ऐसे ही करते करते मोटू की सुबह हो गई। बस में सब माया मैंशन की बातें कर रहे थे, वहीं मोटू बस में सो रहा था। बस 1 बजे माया फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर थी। सबने तय किया कि यहीं खुले मैदान में कैंप लगा लें और शाम तक बाहर ही माया फॉरेस्ट की जैव विविधता पर रिसर्च करेंगे। मोटू अपने टेंट में सो गया। एनी और रिया, गुरु और समीर आखिरकार 2 टीमें काम पर थीं। वहाँ के पौधे थोड़े अलग थे, मानो अभी बात करने लगेंगे। तभी एक बेल ने रिया के कंधे को छुआ, रिया चौंक गई। बोली, एनी, इस बेल ने हरकत की, ये जिंदा है। एनी हंसा, बोला, सारे प्लांट्स में जान होती है। कोई हरकत नहीं हुई, तुम्हारा वहम है। और दोनों आगे बढ़ गए। गुरु ने समीर से कहा, देख मछलियाँ कुछ बोल रही हैं, तेरे को कुछ समझ आ रहा है? समीर बोला, नहीं तो।
समीर ने पानी में हाथ डाला और 2 मछलियां निकाल ली और कच्ची ही खाने लगा। गुरु बोला, तू तो वेजिटेरियन था, क्या हुआ झोंटे? समीर बोला, भूख लगी थी। गुरु बोला, रुक, मैं आता हूँ। गुरु कैंप की तरफ बढ़ा, उसका टिफिन बैग में ही था। जैसे ही वो कैंप में पहुंचा, देखा मोंटू और समीर दोनों लंच कर रहे थे। गुरु ने बोला, तू बड़ा जल्दी आ गया। समीर बोला, कहा? मैं तो मोंटू के पास ही रुक गया था। इसको अकेला सोते कैसे छोड़ देते? गुरु ने सोचा, फिर मेरे साथ कौन था? मोंटू बोला, यार, मैं तो कुछ देख भी नहीं पाया, दिन भर सोता ही रह गया। एनी बोला, कल देख लेना। एनी ने होटल से अपनी कार मंगवाई, क्योंकि रिया अब चल नहीं पा रही थी। 3 बजे लंच करने के बाद सबने वापस होटल का रुख कर लिया। रिया अपने कमरे में बेचैनी महसूस कर रही थी, उसने दवा ली और सो गई। गुरु ने मोंटू को समीर के साथ दिन भर के अपने अजीबोगरीब काम की कहानी बताई। समीर 5 बजे नीचे कुछ खाने चला गया और एनी अपने कमरे में बैठकर पूरे दिन के काम और लाई हुई वनस्पतियों को देखने में व्यस्त था। शाम 9 बजे एनी ने सबको कॉल किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। एनी ने गुरु का दरवाज़ा खटखटाया। जब गेट नहीं खुला तो वह रिसेप्शन में गया और मैनेजर के साथ मास्टर की लेकर आया। गुरु और मोंटू बेहोश थे, उनकी सांसें तो चल रही थीं, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं थी। एनी दौड़कर समीर के कमरे में गया, जहां समीर हिरण का कच्चा मांस खाने में लगा हुआ था और एनी को मैनेजर के साथ देखते ही खिड़की से कूद कर भाग गया। एनी को बहुत हैरानी हुई। वह भागकर रिया के कमरे में पहुंचा, जहां रिया का पूरा कमरा एक जंगल में बदल चुका था और रिया 80% वनस्पति पौधों में बदल चुकी थी और बेहोश थी। एनी आक्रोश में चिल्लाता है, जिसकी गूंज माया मेंशन तक जाती है। Guys, thanks for watching Anant Bachpan. Like, share and subscribe channel. रात के 1 बजे का समय था। एनी अपने कमरे में उदास और बेचैन बैठा था, अपने हाथों से सिर को थामे हुए। वह उस जटिल पहेली के बारे में सोच रहा था जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे बाहर से एक ठंडा, घना कोहरा बढ़ने लगा। यह खिड़की के शीशों से चिपक गया, चांद की रोशनी को रोकते हुए। कमरे में तेजी से अंधेरा बढ़ता गया। एनी ने उठकर बत्ती जलाना चाहा, पर उसके कवच एस्ट्रा गैजेट पर एक हल्की नीली रोशनी चमक उठी। यह रोशनी सामान्य नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया और कोहरा दीवार की दरारों और खिड़की के छोटे छेदों से अंदर रिसने लगा। एनी ने तुरंत अपने गैजेट को स्कैन मोड पर सेट किया। अपनी कुर्सी से उठकर एनी ने अपने हेक्साबॉट पर क्लिक किया। जल्दी ही हेक्साबॉट ने एनी को एनीबी में बदल दिया। उसका विशेष सूट सक्रिय हो गया, उसकी पीठ से नारंगी चमकते हुए पंख निकल आए और उसके कवच पर नीली रेखाएं जगमगा उठीं। कमरे में तैरती हुई नीलिहरी आकृतियां उसकी नई शक्ति को पहचान रही थीं। वह अब लड़ने के लिए तैयार था। वह कोहरे को चीरता हुआ बाहर निकल गया और सबसे पहले पास के पैलेस होटल के मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर एनीबी ने जो देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। मुख्य हॉल बिल्कुल वीरान था, मानो अभी अभी कोई जोरदार भूकंप आया हो। मोटी मोटी दीवारें टूट सी गई थीं और छत पर भी बड़ी दरारें थीं। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। यह देखते ही एनीबी से और इंतजार नहीं किया गया। यह किसी शैतानी जादू का काम था। बिना एक पल गवाए उसने ज़मीन से ऊपर उड़ान भरी और अपनी पूरी गति से माया मैंशन की ओर उड़ चला। माया मैंशन के गेट पर पहुंचकर एनीबी ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा ही कोहरा है। कोहरे के कारण मैंशन का विशालकाय रूप भी लगभग अदृश्य था। उसे लगा जैसे हवा में हजारों नकारात्मक ऊर्जाएं घुल चुकी हैं। उसने दरवाजे से उड़ान भरने के बजाय सीढ़ियों के रास्ते मैंशन में प्रवेश किया। शायद उसे उम्मीद थी कि अंदर जाकर कोहरे का राज पता चलेगा। पर जैसे ही वह अंदर गया, एक काली आकृति ने उसे घेरना शुरू कर दिया। वह आकृति कोई भूत या साया नहीं थी, वह जीवित अंधेरा थी और उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जैसे वह मैंशन की नकारात्मक ऊर्जा को सोख रही हो। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि उस काली आकृति ने माया मैंशन के चारों ओर फैले माया जंगल की सभी वनस्पतियों और जानवरों को भी वश में कर लिया था।
यह सब मिलकर एनीबी के खिलाफ एक बड़ी दीवार बनाकर खड़े हो रहे थे। एनीबी पूरी तरह से फाइटिंग मोड, लड़ाई के अंदाज में आ चुका था। वह मुकाबले के लिए तैयार था, लेकिन उसका हेक्साबॉट लगातार चमक रहा था और तेजी से बीप कर रहा था, मानो वह किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा हो। इससे पहले कि एनीबी कोई रणनीति बना पाता, काली आकृति ने एक भयानक चीख के साथ उस पर हमला कर दिया। जंगल के पेड़ पौधे और जानवर भी अंधेरे के इशारे पर झपटने लगे। लड़ाई शुरू हो गई। और फिर अचानक एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ बदल गया। वह ब्लैक शैडो, काली आकृति, गायब हो चुका था। कोहरा छंट गया था और माया मैंशन का हॉल, जो अभी टूटा हुआ था, अब एक सफेद, शांत उजाले से भरा था। एनीबी ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे सफेद रोशनी जैसे कुछ लोग या आत्माएं दिखाई दीं। वे उदास और शांत थे। एनी को यह सब बहुत अजीब सा लग रहा था। क्या किया तुमने मेरे दोस्तों के साथ? कोई बताएगा? एनी जोर से चिल्लाया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके कवच के भीतर गूंजी। हमें माफ कर दो, छोटे लड़के। हमें नहीं पता था तुम एक शुद्ध आत्मा, प्योर सोल, हो। तुमने हजारों सालों का आक्रोश और यहाँ के दर्द की एक झलक देखी है, जो हम तुमको दिखाना चाहते थे। तुम घर जाओ, सब ठीक है वहाँ। पर वादा करो कि तुम हमारी मदद करोगे हम सबकी मुक्ति दिलाने में। अगर मुंचुन को खत्म नहीं किया गया, तो ये अनहोनी फिर से हो सकती है तुम्हारे दोस्तों के साथ। एनी ने वापस आने का वादा करके वहां से विदा ली। जैसे ही एनीबी मुड़ा, उसकी नज़र उन आत्माओं में से एक पर पड़ी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह आंखें एनी को बड़े अपनेपन और बेबसी से देख रही थीं। और यही थी वो माया। बाहर निकलते ही एनी ने तुरंत होटल के लिए उड़ान भरी। जैसे ही वह माया मैंशन से दूर हुआ, पैलेस होटल दोनों पर से जादू का असर तेजी से कम होने लगा। उधर होटल में रिया पर जादू का असर कम हो रहा था और वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जल्दी ही उसका कमरा भी पहले जैसा सामान्य हो गया। रिया होश में आ गई। होश में आते ही रिया ने सबसे पहले एनी को फ़ोन किया, लेकिन एनी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वह एनीबी के रूप में माया मैंशन में था। उसने तुरंत मोंटू और गुरु को कॉल किया, जो अब पूरी तरह ठीक थे और अपने कमरे में थे। इसी बीच होटल के स्टाफ को समीर बेहोश हालत में होटल के बाहर गाड़ी के पास मिला। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और इलाज शुरू करवाया। मोंटू को जब पता चला तो वह तुरंत समीर के रूम में आया। समीर बेहोश था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक है और थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। गुरु, मोंटू और रिया नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात के हादसे की चर्चा करते हैं और सभी परेशान थे कि एनी कहाँ है। अचानक एनी, जो अब वापस अपने सामान्य रूप में आ चुका था, वहां वापस आ जाता है और होटल को सही सलामत पाकर राहत महसूस करता है। दोस्तों के साथ बैठकर वह कल रात की सारी बातें बताता है, सिवाय माया से मिलने और आत्माओं की बात के, और सबके ठीक दिखने पर अपनी खुशी जाहिर करता है। सब मिलकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एनी, जिसे कल माया मैंशन जाना होगा, जैसा कि उसने वादा किया था, उसने घड़ी की ओर देखा और थकान के चलते अपने बिस्तर पर सो गया। क्या एनी अपना वादा निभा पाएगा? क्या करेगा एनी जब एक्चुअल प्रॉब्लम का पता लगेगा? देखिए एनी और माया मैंशन एपिसोड 03 में। Guys, thanks for watching Anant Bachpan. Like, share and subscribe channel. अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट की टेबल पे वापस जाने की बातें कर रहे थे। रिया ने पिछले 2 दिनों की कलेक्शन और रिसर्च सबसे शेयर की। सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मोंटू तो इतना डर गया था कि अब तो वह कभी नहीं आएगा, पर गुरु बहुत एक्साइटेड था। सब सामान पैक करके बस के लिए बाहर निकले। रिया ने भी अपने फादर के साथ जाने के लिए बोला और वह वापस होटल अपने कमरे में आई और किसी से फोन पर बातें करने लगी। एनी बोला, मैं रुकूंगा, मुझे थोड़ा काम है। यह बोलकर एनी बस से उतर गया और अपनी कार लेकर हाईवे के रास्ते माया मैंशन की तरफ बढ़ने लगा। माया मैंशन पहुंचकर एनी ने चारों तरफ देखा। एक अजीब सा माहौल था। वहां पर
मिशन के कुएं से भाप बहुत तेजी से निकल रही थी। वह कुएं के पास गया और अंदर झांका, जरूर कुछ गड़बड़ है, यह सोचकर वह कुएं के अंदर उतर गया। वहां उस कोहरे के बीच उसे एक बड़ा हाईटेक दरवाजा दिखा। उसने देखा 2 साइंटिस्ट उसमें गए। पीछे से एनी ने भी प्रवेश कर लिया। वहां वह ब्लैक शैडो दिखा जो कि उन साइंटिस्ट्स ने बनाया हुआ था। एनी पास के कैबिनेट में छिप गया। उसने हेक्साबॉट पर क्लिक किया और जब तक साइंटिस्ट कुछ समझ पाते, हेक्साबॉट ने एनी को एनी बी बना दिया था। पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने एनी बी को पकड़ लिया और एक खंभे से बांध दिया। वहां की हेड मुनचुन लैब में आती है और एनी बी को बताती है कि वह होटल उसका ही है और वह अवैध यूरेनियम की खुदाई और ब्लैक मार्केट में बेचती है। लोग यहाँ ना आए, इसलिए मैंने इस एरिया को झूठी कहानियों और ग्राफिक्स से डरावना बना रखा है। तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ वह सब हमारी इल्यूजन चिप का काम था। एनी अपनी माइक्रोचिप की मदद से सारी जानकारी अपने फादर तक पहुंचा रहा था। अचानक लैब में सायरन बज उठा। मुनचुन बोली, ये क्या है? और इससे पहले वह कुछ समझ पाती, आर्मी की स्पेशल फोर्स ने लैब पर हमला बोल दिया। ब्लैक शैडो के सॉफ्टवेयर और मशीन को तबाह कर दिया गया और सोल कंट्रोल मशीन भी खत्म हो गई। फाइनली मुनचुन को गिरफ्तार कर लिया गया और एनी अपने फादर के साथ होटल पैलेस हॉटशॉट की तरफ बढ़ गया। ये सब कैसे प्लान हुआ? क्या रिया ही मुनचुन थी? सबसे पर्दा उठेगा नवंबर 2025 के दूसरे सीजन में। Guys, thanks for watching Anant Bachpan. Like, share and subscribe channel. वेलकम इन एनी एंड माया मेंशन मिस्ट्री सीजन 2। अब तक आपने देखा एनी ने कैसे माया मेंशन और माया जंगल का पर्दाफाश किया और अपने फादर के साथ वापस लौट आया और रिया को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। क्या रिया जेल से निकल पाएगी? क्या एनी साइंटिस्ट बनने का सपना पूरा कर पाएगा? देखते हैं। सीजन 2 एपिसोड 1 में किसी की नजरें पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। उनका निशाना फतेहाबाद की सेंट्रल जेल थी जहां रिया बंद थी। सबने यूएफओ को बड़े आश्चर्य से देखा। जैसे ही जेल के गार्ड्स ने देखा, उन्होंने तुरंत कॉल करके बैकअप मांगा। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, यूएफओ ने बमबारी शुरू कर दी। इधर रिया, जिसको कोर्ट से 5 साल की जेल और जुर्माना हुआ था, सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दी गई। वहां से यूएफओ कैसे पहुंची आपने देखा। रिया जो कि सेंट्रल जेल में अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसको वो एक दीवार में छुपाकर रखती थी। उसको बमबारी की आवाजें आती हैं बाहर से। रिया बाहर देखती है निकलकर। एक यूएफओ जो कि रिया को मैग्नेटिक पावर पुलिंग करके अपने तरफ खींच लेती है। Attention all personnel, we are under attack. Evacuate immediately. Welcome, Ria. और उधर आने और उसके फादर सेंटिवची की स्किंटानाइलस आसांटो उसके फादर एनी अपने लैब में जाकर अपने सूट के रेनोवेशन पर लग जाता है। हेक्साबॉट जो कि आर्मर का मुख्य हिस्सा है, एनी के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनता है और उनके सूट को और मजबूत और हाईटेक बनाने में मदद करता है। सबसे पहले हाथों से शुरू होकर पूरे कवच की एक एक बारीकी पर कैलकुलेशन करता है। हेक्साबॉट ने एनी को सूट की डिस्क्रिप्शन शेयर की कि शूज जो कि बेस्ट लेदर क्वालिटी वुडन सोल के साथ मजबूत ग्रिप देते हैं, ट्राउजर पर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस के साथ बेल्ट पर यूरेनियम बैटरी बैकअप। यू शेप का मतलब हेक्साबॉट का सीपीयू जो पूरे आर्मर को कंट्रोल करता है, और साइड स्पाई कैमरे शोल्डर्स पर जो रडार से कनेक्टेड हैं। कवर पर इंडिकेटर लाइट भी है। हेलमेट, एंटीना, रडार और ईयरबड कंट्रोल साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ एनी का सूट पूरा हो जाता है। एनी अपने सूट को देखकर बहुत खुश होता है। जैसे उसने इमेजिन किया था, सूट उससे बेहतर बना। उसने सूट को एक ग्लास चैम्बर में रख दिया। उसकी प्लानिंग आर्मी को ऐसे सूट्स देने की थी
अब एनी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इसरो को जूनियर साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। उसको वही सेम सेंटर मिला जहां उसके पिताजी पोस्टेड थे। उन्होंने एनी का जोरदार स्वागत किया। एनी ने सबको अपना इंट्रो देते हुए बताया कि उसने IIT से अपनी एजुकेशन पूरी की और अब उसने आप सभी को यहाँ ज्वाइन किया है। अभी वो एक हेक्साबॉट पर काम कर रहा है। एनी के फादर ने उसको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए जिससे पूरी अर्थ को सैटेलाइट्स और रडार के थ्रू हम बाहरी हमलों से सुरक्षित कर सकते थे। वहां से वापस आकर एनी ने अपना केबिन ज्वाइन किया, काम समझा और जब वो आराम से बैठा तो उसका दिमाग रिया की तरफ गया। वो तो अब जेल में होगी ना, उसने सोचा। इधर रिया, जिसको कोर्ट से 5 साल की जेल और जुर्माना हुआ था, सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दी गई। वहां से UFO कैसे पहुंची आपने देखा। UFO में एंटर करने के बाद वहां पर काम कर रहे एलियन साइंटिस्ट ने उसको बोला कि आपके फादर आपका अपने ऑफिस लैब में वेट कर रहे हैं। रिया ग्लास चैम्बर्स, जिनमें अजीब सी स्पीशीज डेवलप की जा रही थी, पार करती हुई फादर के लैब में पहुंची। वहां उसने अपने फादर का एक्सपेरिमेंट देखा। रिया के फादर ने रिया को अपनी आर्मी और एलियन फ्रेंड्स के जहाज स्पेसशिप दिखाए। आपको अर्थ से बदला लेना है या इंसानों से? दोनों से। It's time for the final test. It's magic I invented. Nobody can kill me. चुनमुन बोलता है, रिया, मैं किसी को भी नहीं रहने दूंगा अर्थ पे, ये मेरी है। खिड़की से हजारों UFO और मिसाइलें अर्थ को निशाना बनाती हुई दिखती हैं और चुनमुन के इशारे पर सबने हमला बोल दिया। Look at them. They're all so helpless. वे एक्टिव हो गई और अर्थ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनने लगी। सब लोग अपने घरों से इतना भयानक लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनकर निकल आए और उन्होंने देखा कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है। एक्चुअली प्रोटेक्शन शील्ड सारे हमलों को नाकाम कर दिया। लोगों ने दीपावली एंजॉय की और एक बार फिर चुन और रिया की टीम नाकामयाब हुई। पृथ्वी सुरक्षित है। यह एक बड़ा मोड़ है। आगे क्या होगा जानिए एपिसोड 02 में 10th Nov 2025। Guys, thanks for watching Anant Bachpan. Like, share and subscribe channel.